हेलो डियर, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम कब आ जाएगा डेट पता नहीं चलेगा। ठीक है ना। मे बी अगर छुट्टी वुट्टी निकाल दिया जाए तो 85-90 डेज बचे होंगे आपके। क्लियर। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पढ़ते रहिए, बट थोड़ा सा टेंशन तो लेना चाहिए। कभी कभी थोड़ा सा टेंशन लेने से आपको मेहनत करने में आसानी होती है। ठीक है। आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो हमें हमारा इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर, विच इज सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। क्लियर। ध्यान से सुनिएगा, इस चैप्टर को ध्यान से देखिए। इस चैप्टर को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें किस चीज़ के बारे में बात की जाने वाली है। इसमें बात की जाने वाली है सेक्टर्स के बारे में। सेक्टर्स क्या होता है हम पढ़ेंगे इसके बारे में। इसमें बात की जाने वाली है इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स के बारे में। अब सेक्टर्स क्या होता है और हमारा इंडियन इकोनॉमी में इसका क्या हेल्पफुल होता है, क्या इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, क्या होता है, उसके बारे में। बहुत ही आसान चैप्टर है, एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप पहली बार सुनने जा रहे हैं। क्लियर है। आप क्लास 8 से आप सुनते आ रहे होंगे, इस वजह से ये चैप्टर आपको बहुत आसान लगने वाला है। क्लियर है। इसमें से ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, और जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें मैं बता दूंगा कि यहाँ से ये वाले क्वेश्चन लॉन्ग में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। क्लियर है। तो इस चैप्टर के बारे में हम लोग देख रहे हैं, जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। मतलब कि सेक्टर्स, इंडियन इकोनॉमी, इन दोनों को जब रिलेट करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए हम क्या क्या काम करते हैं। उन काम को कैटेगराइज जब करते हैं तो उसे बोला जाता है सेक्टर। जैसे अगर आप साइंस पढ़ रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि साइंस जब हम पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे हमने बहुत सारी स्पीसीज के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में। क्लियर है। तो क्या हम वो स्टडी करते हैं जहाँ साइंटिस्टों ने हमारे लिए कैटेगरीज बना रखी है कि अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो ये हमारा इस कैटेगरी में आएगा, ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो हमारा ये कैटेगरी में आएगा। उसी तरीके से जो हमारे इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने के लिए जो लोग काम करते हैं, उन कामों को जो कैटेगराइज किया गया है उसे ही बोला जाता है सेक्टर। नहीं समझ में आया? फिर से सुनिए। मैंने बोला कि इकोनॉमी के अंदर जो लोग बूस्ट करने के लिए जो काम करते हैं, उन कामों को जो कैटेगराइज किया गया है उसे ही बोला जाता है सेक्टर्स। ठीक है ना। जिस तरह से आपके साइंस के अंदर साइंस वालों ने चीज़ों को कैटेगराइज किया इजी वे में समझने के लिए, क्योंकि सबके बारे में स्टडी करना इट इज़ रियली इम्पॉसिबल। इन द सेम सेंस आप जब इकोनॉमी में आएंगे तो हमारे इकोनॉमिस्ट लोगों ने भी कामों को कैटेगराइज कर दिया है। आप कोई भी दिमाग में काम सोचिए, वो जो मैं सेक्टर्स बताऊंगा ना, उस सेक्टर्स के अलावा कोई भी काम उसके बाहर होगा ही नहीं। आप अपने घर में ही देख लीजिएगा, आपके घर में जो लोग भी जैसा भी काम कर रहे होंगे, अभी जब आप डिफिनेशन पढ़ लेंगे तो आप कैटेगराइज इजीली कर लेंगे कि हमारे फादर कौन से कैटेगरी में आते हैं, हमारे फादर मदर कौन से सेक्टर्स में आते हैं, हमारे भाई अगर काम करें तो वो किस सेक्टर्स में आएंगे। क्लियर है। अगर मैं कोई ख्वाब देखा हूँ, मैं कोई ड्रीम देखा हूँ, मैं वो बनना चाहता हूँ, तो मैं किस कैटेगरी से बिलोंग करूँगा, किस सेक्टर से बिलोंग करूँगा। क्लियर है। इस पे क्वेश्चन पूछा गया एक बार कि कुछ नाम दे दिया गया था और उस नाम के आगे पूछा गया था ये किस सेक्टर से बिलोंग करते हैं। क्लियर। चलिए तो ध्यान से सुनिएगा कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। हम लोग करने जा रहे हैं, इसमें पढ़ने जा रहे हैं कि हम क्या क्या ऐसी चीज़ें करें जिससे कि हमारा इकोनॉमी बूस्ट होने लगे, हमारे लोगों को, हमारे देश को क्या हो, फायदा होने लगे पैसे के सेंस में। हमारा जो पहला टॉपिक है उसका नाम है सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी एक्टिविटीज। सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये हमारा पहला टॉपिक है। ध्यान से सुनिएगा। इस हेडिंग को देखिए और लिखा है सेक्टर्स, यानी जैसे मैंने अभी बताया आपको कैटेगरी वाले में, यानी कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवाते हैं, यानी हमारे इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, काम करवाने के लिए कौन कौन से सेक्टर्स हैं। लेकिन पहले हमें तो यही पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है। इस हेडिंग को हेडिंग वाइज पढ़ा जाता है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है
तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की एक छोटी सी डिफिनेशन है, ध्यान से सुनिएगा। द एक्टिविटीज by which we can earn money is known as economic activities। यानी हर वो काम, हर वो एक्टिविटीज जो हमें क्या करता है, पैसे कमा करके देता है, उसे बोला जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ऐसे एक्टिविटीज को हम कैसे सेपरेट करेंगे, उन्हें क्या बोलेंगे? मतलब ये काम की बात कर रहा है तो पूरे काम को इंडिविजुअली हर एक को पढ़ना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने काम को कैटेगराइज कर लिया और उन्हें डिवाइड किया 3 सेक्टर्स में। पहले सेक्टर को बोला गया प्राइमरी सेक्टर, दूसरे सेक्टर को बोला गया सेकेंडरी सेक्टर, तीसरे सेक्टर को बोला गया टर्शरी सेक्टर। क्लियर है? फिर से सुनिएगा, मैंने बोला कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज बाय विच वी कैन अर्न मनी। तो ये एक्टिविटीज होती क्या है, सबको अलग अलग पढ़ना पॉसिबल नहीं था, इस वजह से हमारे साइंटिस्टों ने इसे कैटेगराइज कर लिया अलग अलग कैटेगरी में, सेक्टर्स जिन्हें बोला जाता है। तो हम उन्हें सेक्टर्स वाइज पढ़ते हैं। एक किसी को बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, किसी को बोलते हैं सेकेंडरी, किसी को बोलते हैं टर्शरी। अब जब हम डिफिनीशन पढ़ेंगे, जब डिफिनीशन में आपको लिखवाऊंगा, तब आपको और इजीली समझ में आने लगेगा कि किसे प्राइमरी सेक्टर्स बोला जा रहा है, किसे सेकेंडरी सेक्टर बोला जा रहा है, किसे टर्शरी सेक्टर बोला जा रहा है। ठीक है ना? प्राइमरी सेक्टर की अगर सिंपल डिफिनीशन की बात किया जाए तो प्राइमरी सेक्टर्स आर वो दो सेक्टर विच आर ऑकर्ड नेचुरली। यानी प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर्स होते हैं जो नेचुरली हमारे लिए ऑकर्ड होते हैं, जैसे खेती करना, जैसे कहीं से हम माइनिंग वाला काम कर रहे हैं, कहीं से हम दूध निकाल रहे हैं, ये सब सारे नेचुरल हमें सामान मिले हैं ना। तो प्राइमरी सेक्टर्स वो सेक्टर्स होते हैं जो नेचुरली होते हैं, नेचुरल नेचर हमें देता है, एज अ गिफ्ट हमें मिला हुआ है। क्लियर है? इस पे हम बस उसमें थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं नेचर की, उसे निकालने के लिए, उसे कन्वर्ट करने के लिए, उसे उसकी परवरिश करने के लिए। क्लियर है? लेकिन हम उसे चाहें, जैसे अगर हम नए गेहूं से जाएं, एक नया गेहूं बना लें, तो इट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है? तो प्राइमरी सेक्टर्स आर दो सेक्टर विच आर ऑकर्ड नेचुरली। इसमें एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं एग्रीकल्चर का, इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप डेयरी वगैरह का। अब सेकेंडरी सेक्टर्स की बात करते हैं कि क्या होता है सेकेंडरी सेक्टर। ध्यान से सुनिएगा, एकदम सिंपल डिफिनेशन है। सेकेंडरी सेक्टर्स आर दो सेक्टर्स, ध्यान से सुनिएगा, सेकेंडरी सेक्टर्स आर दो सेक्टर विच आर रन बाय द हेल्प ऑफ प्राइमरी सेक्टर्स। यानी कि सेकेंडरी सेक्टर्स वो सेक्टर्स होते हैं जो प्राइमरी सेक्टर्स पे डिपेंडेबल होते हैं। अगर प्राइमरी सेक्टर्स नहीं बूस्ट कर रहा है, प्राइमरी सेक्टर खराब हो गया, तो सेकेंडरी सेक्टर भी उससे अफेक्टेड हो जाता है। क्लियर है? मतलब ये डिपेंडेबल होते हैं पूरी तरीके से किस पे? प्राइमरी सेक्टर्स पे। क्लियर है? टर्शरी सेक्टर्स क्या होते हैं? अच्छा, प्राइमरी सेक्टर्स को कैसे डिफाइन अगर बात की जाए, इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करने की बात की जाए, तो सपोज कर दीजिए आप क्या हैं, आप एक किसान हैं, प्राइमरी सेक्टर से बिलोंग करते हैं और आप किसान हैं, फार्मिंग किया और आपने गेहूं पैदा किया। ठीक है ना? जितना कंज्यूम करना था आपने कंज्यूम किया, बचे हुए को आपने सोचा कि खराब होने से बेहतर इसे मार्केट में सेल कर दिया जाए। आपने ए को बेचा, आपने बी को बेचा। ए ने जिस तरह से आप कंज्यूम कर रहे हैं, रोटी बना करके घर में खा रहे हैं, उसी तरीके से ए भी अपने वहां रोटी बना करके खाने लगा। बी क्या हुआ? बी के पास थोड़ी अक्ल थी, इसने कहा कि अगर मैं गेहूं बना करके, आटा बना करके इसे अपने वहां इस्तेमाल कर लूं तो मुझे प्रॉफिट नहीं मिलेगा। मैं क्या करता हूं, इसे किसी और चीज में कन्वर्ट करके इसे मार्केट में सेल करता हूं। इसके पास अक्ल थी, इसने क्या किया, मैं आज से इसी की ब्रेड बनाऊंगा। अब इसने क्या किया, बेकरी स्टैब्लिश किया और क्या किया, ब्रेड बना करके मार्केट में सेल करने लगा। तो ये आपका जो ब्रेड मेकिंग प्रोसेस हो रहा है, ये सेकेंडरी सेक्टर्स में आएगा। और आप देख रहे हैं कि जो ब्रेड मेकिंग प्रोसेस हो रही है वो गेहूं से आ रही है। गेहूं इसके लिए प्राइमरी सेक्टर्स है। अगर गेहूं नहीं होता तो ब्रेड फॉर्मेशन नहीं होता। यानी कि जो सेकेंडरी सेक्टर है वो डिपेंड कर रहा है किस पे? प्राइमरी सेक्टर्स पे। क्लियर है? आप सपोज कर लीजिए जो आपका ब्रेड बना, इतना ज्यादा फेमस हो गया ये ब्रेड,
इसने कहा कि अब हम क्या करेंगे, अब हम सिर्फ इस छोटे से एरिया में नहीं बेचेंगे, हम यहाँ भी सेल करेंगे, यहाँ भी सेल करेंगे, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह सेल करेंगे। क्लियर है। अब सेल करने के लिए रास्ते तो हैं, सड़क तो है, लेकिन सामान को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाना काफ़ी डिफिकल्ट था। इस वजह से जब क्या हुआ, लोगों को लगा कि ये सेक्टर्स बूस्ट तभी करेगा जब हम सामान को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाएंगे। तो हमने ट्रांसपोर्ट ईजाद किया कि हम ट्रांसपोर्ट के थ्रू सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाएंगे। क्लियर है। अब टर्सरी सेक्टर्स की डिफिनीशन यहाँ से निकल के आती है। क्या होता है टर्सरी सेक्टर्स की डिफिनीशन? टर्सरी सेक्टर्स आर दो सेक्टर विच आर प्रोवाइड अ सर्विस। सेवा देते हैं हमें। ये लोग हमें खाने का भी सामान दे सकते हैं और सेवा भी दे सकते हैं, बट ये लोग बस सेवा देते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे दे दिया आपका कि डॉक्टर, ठीक है, टीचर, इंजीनियर, एग्जेक्ट्रा वगैरह कुछ चीज़ें और दे दी, और पूछा कि ऐसे आगे दे देगा कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्सरी। आप पूछेगा इसमें से कौन सा जो मैच है वो सही है, जो सही है उसे आप टिक करके कमेंट बॉक्स में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। क्लियर। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है उसको ध्यान से सुनिएगा। उसका नाम है, जो अगला टॉपिक है उसका नाम है हमारा कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स। यानी तीनों सेक्टर्स की अगर हम कंपेयर करें एक दूसरे से तो हम पाते हैं कि तीनों जो सेक्टर्स हैं वो आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं। एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। कैसे? जो भी चीज़ हम सपोज कर लिए, जो भी चीज़ हम प्राइमरी सेक्टर्स में दो करते हैं वो अगले के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे प्राइमरी सेक्टर में हमने गेहूं पैदा किया, अब ये अगले के लिए इस्तेमाल होगा बेकरी में, ठीक है ना। अब सपोज कर लीजिए बेकरी वाला क्या करता है कि ब्रेड बनाता है। आप देखेंगे कभी कभी बिस्किट वगैरह हमारे घर पे जब बनता है, या फिर आप जब कटलेट वगैरह आपके घर पे बनता है, तो वहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट के बाद से उसमें जो ब्रेड होता है उसको ग्राइंडर करके हम लोग क्या करते हैं, कटलेट पे उसका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। यानी कि हर वो सेक्टर्स का बना हुआ जो प्रोडक्ट होता है वो अगले के लिए भी किसी न किसी फॉर्म में यूज होता ही होता है, उसके लिए अर्निंग का जरिया बनता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो तीनों सेक्टर्स हैं वो आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता है, दूसरे के बिना तीसरे का काम नहीं चलता है। तीनों आपस में इंटरडिपेंडेंट है। आपने गेहूं पैदा किया, आप खुद कंज्यूम करने कोई बात नहीं, बट आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करना चाहते हैं तब आपको क्या करना पड़ेगा, इसे सेल करना पड़ेगा। और इसको सेल करेंगे, किसको सेल करेंगे? अगर ये प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर हुआ ही नहीं तो आप सेल नहीं कर पाएंगे। भले से वो अनाज आपका गेहूं खराब हो जाए, सड़ जाए, बट आप उससे पैसे नहीं कमा सकते हैं। यानी आप देख रहे हैं ना कि प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है और सेकेंडरी सेक्टर भी प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है। कैसे? सपोज कर लीजिए कि एक साल बहुत भयंकर बाढ़ आ गई। ये बहुत भयंकर क्या हुआ, आपका नेचुरल बैरियर्स आ गए जिसकी वजह से आपका गेहूं पैदा ही नहीं हुआ। तो क्या आप सोच सकते हैं कि आपके जो बेकरी वाले हैं वो क्या करेंगे, ब्रेड वगैरह का मैन्युफैक्चर कर पाएंगे? कतई नहीं कर पाएंगे। और जब ब्रेड आपका मैन्युफैक्चर ही नहीं होगा तो ट्रांसपोर्ट किस चीज़ का करेंगे वो लोग? अब आप देख रहे हैं कि प्राइमरी सेक्टर जो है सेकेंडरी पे डिपेंडेंट है, सेकेंडरी वाला टर्सरी पे डिपेंडेंट है, यानी तीनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं। एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल पाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया? जो भी हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं या जो भी हम सर्विस देते हैं ना, उसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो भी हम गुड्स देते हैं या जो भी हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसे हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, ध्यान से सुनिएगा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा, इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज। यानी जो भी हम प्रोडक्ट
यूज़ कर रहे हैं या उसे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो भी गुड्स हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या जो भी सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसे हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरा इंटरमीडिएटरी गुड्स एंड सर्विसेज। पहले फाइनल वाले के बारे में बात करते हैं। क्या होता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज? इसको पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्लियर? सपोज कर लीजिए आप क्या किए, आप एक चाय की दुकान पे, आप एक कोई पर्सन है, ये गया परचून की दुकान पे, वहाँ से इसने चीनी खरीदी, चाय की पत्ती खरीदी, क्लियर है, और कहीं पे जा करके इसने गैस सिलेंडर वगैरह खरीद लिया, सब कुछ क्लियर है। घर आया, चाय बनाई और खुद कंज्यूम कर लिया, क्लियर है। तो ये जो गुड्स था और जो इसने सर्विसेज ली, ये इसके लिए आपका फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होगा। यानी अब इसका इकोनॉमी में कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, किसी भी तरीके का काम अब आगे नहीं कर सकता है, क्लियर है। इंटरमीडिएटरी गुड क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। इंटरमीडिएटरी गुड, इसको भी एग्जांपल से समझिए। सपोज कीजिए ये वाला, ये जो बंदा है, ये वहां गया, चीनी खरीदा, चाय की पत्ती खरीदा, गैस सिलेंडर लेकर के आया और छोटी सी चाय की टपरी लगा ली, ठीक है ना, चाय बनाया और इसे लोगों को बेचने लगा, क्लियर है। तो अब क्या है, ये जो चीनी था, ये चाय की पत्ती थी, ये गैस जो था, अब इसके लिए, ये वाले के लिए ये क्या है, इंटरमीडिएटरी गुड है, क्लियर है। यानी जब तक कोई गुड्स आपके लिए पैसे का जरिया बनता रहेगा, तब तक वो इंटरमीडिएटरी गुड है, और जब वो पैसा का जरिया होना बंद हो जाएगा, यानी उसके बाद से वो इकोनॉमी से हट जाएगा, अब अब ये हमारा फाइनल गुड सर्विसेज और इंटरमीडिएटरी गुड सर्विसेज आपका हो गया। एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है इसका डिफिनीशन के बारे में, तो ध्यान रखिएगा इस पे। अब बात करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन है या जो भी हम चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो गुड्स एंड सर्विसेज हो या गुड्स हो या सर्विसेज हो, क्लियर। जो भी चीज़ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका टोटल प्रोडक्शन कैसे हम पता करेंगे कि इसका टोटल प्रोडक्शन हुआ कितना है एक्चुअल में। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं कि ये क्या है, एक किसान है, इसने क्या किया, गेहूं पैदा किया, गेहूं को ग्रो किया और मार्केट में सेल करने लगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसने कितना ज्यादा गेहूं सेल किया हुआ है, क्लियर। हम इससे जाएंगे, पूछेंगे, काम करेंगे, कोई प्रोसीजर होगा। अब सपोज कर लीजिए इसमें से कुछ इसने कंज्यूम भी तो किया होगा, क्लियर है, उसको कैसे काउंट करेंगे। उसके अलावा हो सकता है कि इसने अपने वहां से कुछ ऐसे लोगों को बेचा होगा, जैसे मैंने बोला आपको कि ये वाला जो है ऐसे लोगों बी को बेचता है जो वो भी कंज्यूम करता है, और बट सी को जब बेचता है तो वो उससे नए प्रोडक्ट बनाता है, नए गुड्स बनाता है, बेकरी वाले को बेचती है, क्लियर है। तो हम कैसे काउंट करेंगे कि हमारा जो गुड्स है, जो हमारा सर्विस है, वो किस तरीके से क्या हो रहा है, कितना ज्यादा ग्रोथ किया है, कितना ज्यादा हुआ है, कितना ज्यादा पैदा हुआ है, क्लियर है। इसके लिए क्या होता है कि इसके लिए एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा कि हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे काउंट करते हैं, कैसे पता करते हैं कि हमारे वहाँ कितना ज़्यादा गुड्स पैदा हुआ है या मैन्युफैक्चर हुआ है, या कितनी ज़्यादा हमने सर्विसेज दी हुई हैं। अच्छा, ये ज़रूरी क्यों है, हमें काउंट करने की क्या ज़रूरत है, कितना गुड्स और कितना सर्विसेज है, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी इकोनॉमी बूस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, हमारे किस फील्ड में रोजगार पैदा हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट पैदा हो रहा है या नहीं पैदा हो रहा है। सपोज कर लीजिए कि एक माचिस की तीली बनाने वाली फैक्ट्री है, इसके लिए प्राइमरी सोर्स है आपका जो वुड होता है, क्लियर है। प्राइमरी सेक्टर खराब हो गया, जिसकी वजह से माचिस की तीली जो पिछले साल 10 करोड़ बनाता था, 10 करोड़ माचिस बनाता था डिब्बा, वो इस साल 10 करोड़ से 5 करोड़ पे आ गया। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपके प्रोडक्ट हैं, गुड्स हैं, वो क्या हो रहे हैं, लो हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इस पे एनालिसिस करेगी, पता करेगी क्या रीजन है,
कि यहाँ पे प्रोडक्शन जो है इतना डाउन हो गया है, तो पता चलेगा कि जो प्राइमरी सेक्टर था वहाँ पे क्या हुआ, अच्छे से उस साल लकड़ी नहीं पैदा हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे जो प्रोडक्शन था वो डाउन हो गया। अब देखिए, जब प्रोडक्शन डाउन होगा तो क्या वहाँ से छटनी नहीं होगी, लोगों को जो एम्प्लॉयड थे वो क्या अनएम्प्लॉयड नहीं हो जाएंगे? क्लियर है? तो जब अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे तो वो सरकार पे एक तरह से क्या हो जाते हैं, भार हो जाते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इसी वजह से सरकार क्या करेगी, अब एहतियात करेगी कि कभी भी यहाँ पे लकड़ी का स्टॉक खत्म न हो। उसके लिए सरकार क्या करेगी, स्कीम्स लॉन्च करेगी ताकि यहाँ पे कभी भी लकड़ी का खपत कम न हो, ताकि कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट न रहे। क्लियर है? इसके अलावा हमें इस चीज़ से ये भी पता चलता है, जो चीज़ भी प्रोडक्शन होता है उससे हमें ये पता चलता है कि हमारा देश कितना अच्छा तरक्की कर रहा है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि लोगों के पास खरीदने के पैसे ज़्यादा हैं। जब लोगों के पास खरीदने के पैसे हैं मतलब वो रोजगार है, एम्प्लॉयड है। क्लियर है? समझ में आ रहा है कैसे चीज़ें सर्कल में चल रही हैं? इसी वजह से इकॉनमी इतनी ज़्यादा बेहतरीन है। क्लियर है? अब हम जब बात करने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने टोटल प्रोडक्शन को काउंट कैसे करते हैं। क्लियर है? ध्यान से सुनिएगा। सपोज कर लीजिए एक क्या है, बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री है। ध्यान से सुनिएगा, एक आपकी बिस्किट बनाने वाली कंपनी है। क्लियर? अब ये बिस्किट में जो इंग्रेडिएंट मिलाता है, जो इंग्रेडिएंट है वो है आपका व्हीट, कोकोनट, शुगर, क्लियर है, और एक दो आप जितना सपोज करिए आलमंड्स मिलाता है। क्लियर है? अब ये जो सामान खरीदा है ये कहाँ खरीदा है, सारा प्राइमरी सेक्टर से खरीदा है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, क्या, अच्छा देखिएगा, दोनों को टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिएगा। गवर्नमेंट क्या करेगी, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, क्या वो इसके पास जाएगी प्राइमरी सेक्टर के पास और हर किसान से पूछेगी कि आपने इस वाले को, इस फॉर्म को कितना ज़्यादा गेहूं दिया है? फिर अगले किसान से जाएगी पूछेगी आपने इसे कितना ज़्यादा नारियल दिया है? अगले वाले फॉर्म से जाएगी पूछेगी कि आपने इन्हें कितना चीनी प्रोड्यूस करके दिया है? अगले वाले से पूछेगी आपने इन्हें कितना आलमंड्स दिया हुआ है? सबको काउंट करेगी, वैल्यू निकालेगी, फिर जा करके सरकार को बताएगी। फिर उसके बाद से ये जो बिस्किट बना हुआ है, ये इंग्रेडिएंट्स मिला करके जो बिस्किट का फॉर्मेशन होगा, इस बिस्किट को कितना ज़्यादा अमाउंट में 1000 बनाया गया है, 2000 बनाया गया है, 3000 बनाया गया है। क्लियर है? फिर इनसे आकर के पूछेगी कितना अमाउंट में आपने बिस्किट प्रोड्यूस किया है। फिर जाएगी आपके दुकानों पे, वहाँ पे पूछेगी कि आप कितना सेल कर सकते हो। कितना हेक्टिक हो जा रहा है, नहीं? बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जा रहा है। तो सरकार क्या करती है, हर जगह जा करके पूछने से बेहतर है वो फैक्ट्री में जाएगी बेकरी वाले, और वहाँ जा करके पूछेगी कि आपको ये पैकेट का, बिस्किट का जो पैकेट दिख रहा है, इसे बनाने में कितना ज़्यादा पैसा लगा है। क्लियर है? सपोज कर लीजिए कि वो बिस्किट वाला जो कह दिया ये मुझे बनाने में इसे 20 रुपया लगा है, ठीक है ना? अब ये जो 20 रुपया लगा है ना, ये बनाने में इस बिस्किट को, इसे ये जो 20 रुपया प्राइस बता रहा है ना, इसमें क्या इंक्लूड है? इसमें गेहूं की प्राइस इंक्लूड है, इसमें शुगर की प्राइस इंक्लूड है, इनमें आलमंड्स की प्राइस इंक्लूड है, इसमें आपकी कोकोनट की प्राइस इंक्लूड है। यानी जो जो इसने प्राइमरी सेक्टर से ले रखा है वो ऑलरेडी इसने इंक्लूड करके आपको सरकार को बता दिया। सरकार का खर्चा बचा कि नहीं बचा? और बार बार देखिए, बार बार अगर आप जगह जगह पे जाएंगे, जांच करेंगे, सर्च करेंगे, तो एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर है? अब इसने आपको बता दिया कि हमने ये जो बिस्किट पैकेट बनाया है इसको 20 रुपये बनाने में लगा है, इसको मैंने गेहूं की जितनी प्राइस ली थी वो भी इंक्लूड कर दिया, शुगर की जो प्राइस थी उसको भी इंक्लूड कर दिया, आलमंड की, कोकोनट की सारी प्राइसेस इंक्लूड कर दिए। उसके अलावा मेरे जो वर्कर है ना उनको सैलरी जितनी दी वो भी इंक्लूड कर दिया, मेरे वहाँ बिजली जो थी वो भी इंक्लूड कर दिया। मतलब सब कुछ, जितना उस एक बिस्कुट को बनाने में जो खर्चा आया था, जितना ज़्यादा खर्चा आया था उस सब को मैंने इंक्लूड करके इसको 20 रुपये दिया हुआ है, ठीक है ना? तो क्या वो 20 रुपये पे बेचेगा? नहीं, वो मार्क प्राइस का, ये आपका क्या है, ये आपका कंज्यूमर, ये आपके प्रोड्यूसर का क्या है, इतना ज़्यादा इसने खर्च किया है इसे बनाने में।
अब ये बेचेगा तो उसी प्राइस पे तो बेचेगा नहीं। अब इसे सपोज कर ली इसे 23 प्राइस मार्क करता है, 23 प्राइस मार्क करता है, यानी अब इसमें 3 रुपये ये प्रॉफिट रख करके मार्केट में सेल करता है। तो गवर्नमेंट के पास डाटा आ गया कि एक बिस्किट को बनाने के लिए हमारे पास 23 रुपये का खर्चा आता है या 20 रुपये का खर्चा आता है। और ये जो खर्चा आता है ना, वो गेहूं, शुगर, आलमंड, कोकोनट, वर्कर, बिजली, पानी सब इंक्लूड करके आ रहा है। यानी गवर्नमेंट को इनके पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीनों अभी मैंने बताया तीनों आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं। अगर तीनों आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं तो हमें अलग अलग डेटा कलेक्ट करने की क्या जरूरत है। लास्ट वाला जो हमारा फाइनल गुड्स होता है और सर्विसेज होता है, अगर उसे ही हम काउंट कर लें तो क्या हमें इसके बारे में नहीं पता चल जाएगा। अगर ये बूस्ट कर रहा है, हमारा बेकरी बूस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारी एग्रीकल्चर भी बूस्ट कर रही है, क्योंकि ये बेकरी बूस्ट कर रही है तभी तो ये गेहूं ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में खरीदेंगे। अगर ये 10 बिस्किट बनाने के लिए 1 किलो गेहूं खरीदते थे, अब इनका प्रोडक्शन बढ़ गया, 20 पैकेट बिस्किट बना रहे हैं, तो क्या ये अमाउंट बढ़ाएंगे? नहीं, 2 केजी नहीं करेंगे। यानी ये सेक्टर बूस्ट कर रहा है तो ऑटोमेटिकली ये सेक्टर बूस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो हमें सबके वहां जाने से बेहतर है कि हम क्यों न इसी के वहां सब कुछ पता कर लें, जिससे हमें एरर भी बच जाएगा और सरकार का खर्चा भी बच जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। जो सरकार ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट करती है ना, इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे देश की जीडीपी क्या है। जीडीपी मतलब ग्रॉस, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो हम काउंट अभी पिछले टॉपिक पे किए हैं कि हम काउंट कर रहे हैं कि हमारे देश में कितना ज़्यादा सामान पैदा हो रहा है, कितना ज़्यादा हम सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसे ही बोला जाता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी हम ये काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश में कितना ज़्यादा टोटल वैल्यू, कितना ज़्यादा प्रोडक्ट हुआ है, कोई भी, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर से हो, चाहे सेकेंडरी, चाहे टर्शरी सेक्टर से हो। अब ग्रॉस डोमेस्टिक का डिफिनीशन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक का आपका डिफिनीशन क्या होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक का डिफिनीशन की बात करें तो इसका डिफिनीशन होता है विद इन अ टाइम इन अ कंट्री द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड is known as GDP। विद इन अ टाइम का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है कि हमारे देश में हर साल बजट पास होता है। विद इन अ टाइम और नॉर्मल बात किया जाए तो आपका 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर एक देश के अंदर, 1 साल में एक देश के अंदर कितना ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया जाता है, उस टोटल कलेक्शन को क्या बोला जाता है? GDP। क्लियर है? फिर से सुनिएगा। एक विद इन अ ईयर, विद इन अ टाइम, एक पर्टिकुलर डेट डिसाइड करता है। जैसे हमारे देश में बजट जब पास होता है, ठीक है ना। अब बजट कब होता है? 1 सालों का बजट होता है, सबको पता है, जो कब से चलता है आपका फरवरी से लेकर के मार्च तक चलता है। सॉरी, मार्च से लेकर के फरवरी तक, 1 मार्च से लेकर के 28 फेब तक, यहाँ तक हमारा बजट चलता है। क्लियर है? अब इतने दिन के अंदर हमारा देश जितना ज्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किया है, उन सब के कलेक्शन को जीडीपी बोला जाता है। क्लियर है? समझ में आया? 1 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, आपको बता देना होगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वो हिस्ट्री पास्ट में ले जाकर के चीजों को समझाने की कोशिश करता है, और उस टॉपिक का नाम है हिस्टोरिकल चेंजेस। हिस्टोरिकल चेंजेस इन द 3 सेक्टर्स। यानी ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारे पास्ट में हमारे तीनों सेक्टर्स कैसे बिहेव करते थे, अब कैसे बिहेव करेंगे, क्या इसमें दिक्कतें हैं कि हम इसको इम्प्रूव करके हमें इसे और बेहतर बना सकते हैं। क्लियर? ध्यान से सुनिएगा। अब हम आपको पास्ट में थोड़ा ले जाना चाहते हैं। जब हमारा देश आजाद
जब हमारा देश आज़ाद हुआ ना तो हमारे वहाँ से अंग्रेज सारा कुछ सामान लेकर के अपने वहाँ चले गए, हमारे वहाँ कुछ नहीं बचा। और हमारे सबको पता है कि हमारे वहाँ इंडिगो की खेती होती थी, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे जो ज़मीन थे, जो साल की फर्टिलिटी थी, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। क्लियर है? जिसकी वजह से जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन था वो अचानक से एकदम लो हो गया। क्लियर है? इसकी वजह से हम क्या करते थे, खाने वाले इवन वीट वगैरह भी हम लोग फॉरेन से क्या करते थे मंगाते थे। 1947 में ये सारी प्रॉब्लम्स थी। धीरे धीरे जब हम लोग क्या करें, इस प्रॉब्लम को देखा और इसको सोल्यूशन निकाला, तो हम लोग क्या किए, हर 10 साल पे हम लोग क्या करते थे, एक हमारे वहाँ एक क्या कहा जाए इसको, हमारे वहाँ एक गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम था नीति आयोग। ठीक है? अब इस गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का यही काम था कि वो नियम बनाए, एक मसौदा तैयार करे, एक बिल तैयार करे और उसमें लिखे कि हम अगले 10 सालों में क्या क्या अचीव करना चाहिए हमें। ठीक है? इसका यही काम था। 1947 के बाद से ये इसका काम बस यही रह गया था कि ये क्या करे, देश में जो दिक्कतें हैं उसे सर्च करे, हाईलाइट करे और गवर्नमेंट को पेश करे। गवर्नमेंट उसको देखेगी और उस पर नियम कानून बनाएगी ताकि देश से उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकाला जा सके। क्लियर है? 1972 में आते आते हम लोग क्या होने लगे, हम लोग प्राइमरी सेक्टर्स को बूस्ट करने लगे। ठीक है ना? जब प्राइमरी सेक्टर हमारा बूस्ट हुआ और हम प्राइमरी सेक्टर में जो हम पहले बस इतना ही ग्रो कर पाते थे कि हम खुद खा सकें, अब वो सरप्लस में जाने लगा। सरप्लस मतलब कि कंज्यूम करने के बाद से 20 किलो गेहूं आया, 10 किलो हमने खा लिया, 10 किलो बच गया। साल भर के अंदर 10 किलो हमने खत्म कर दिया, 10 किलो बच जाता है। तो ये इसी बोला जाता है सरप्लस अमाउंट, जितना कंज्यूम करने के बाद बच गया। तो कंज्यूम के बाद हमने क्या किया, जब 1972 में हम लोग थोड़ा कैपेबल हो गए ग्रोथ वगैरह में, क्रॉप्स वगैरह में, क्रॉपिंग वगैरह में, हम लोग क्या हो गए, कैपेबल हो गए, तो हम लोग सरप्लस करने लगे चीज़ों को। जब सरप्लस करने लगे तो लोगों के पास क्या आने लगा, आइडिया आने लगा कि क्यों ना हम इस गेहूं से जो आटा बना रहे हैं कोई और चीज़ भी मैन्युफैक्चर करें। तब जाकर के आप देखेंगे हमारे वहाँ सेकेंडरी सेक्टर की बूस्टिंग होती है। प्राइमरी सेक्टर बूस्ट किया, जिसकी वजह से सेकेंडरी सेक्टर बूस्ट करने लगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? प्राइमरी सेक्टर जब बूस्ट किया, उसकी वजह से सेकेंडरी सेक्टर बूस्ट किया, और देखते ही देखते जब साइंस वगैरह का इन्वेंट हुआ, साइंस वगैरह के इन्वेंशन की वजह से सेकेंडरी सेक्टर में जो प्रोडक्शन होता था, जो गुड्स मैन्युफैक्चर होता था, थोड़े समय में बहुत थोड़े अमाउंट में पैदा होता था, क्योंकि हमारे पास उतना इक्विपमेंट नहीं था। बट जब साइंस वगैरह में हमने इम्प्लीमेंटेशन किया, साइंस वगैरह से हमने नई चीज़ें इन्वेंट करी, तो हमारे वहाँ जो सेकेंडरी सेक्टर था ना, वो बूस्ट करने लगा। जब सेकेंडरी सेक्टर बूस्ट किया ना, तो इसकी वजह से हमें ज़रूरत महसूस हुई कि हम सिर्फ इतने एरिया में क्यों ना सेल करें, हम अपने सामानों को और भी एरिया में तो बेच सकते हैं। तब ये जब नीड आई तो हम लोगों के वहाँ टर्सरी सेक्टर बूस्ट करने लगा। जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था कि कैसे ये तीनों आपस में इंटरलिंक करते हैं, जहाँ से शायद आपको और अच्छे से समझ में आ गया। क्लियर है? शुरू में हमारा जो जीडीपी था, मतलब कि जितना हम प्रोडक्शन कर रहे थे, वो बहुत अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से आप देखते होंगे कि हमारे वहाँ रोजगार भी अच्छा नहीं था, लोग ज़्यादा से ज़्यादा खेती वगैरह में एम्प्लॉयड थे। क्लियर है? लेकिन जब हमारा प्राइमरी सेक्टर बूस्ट किया तो इसने और सेक्टर को बूस्ट करने में हेल्पफुल किया। जब प्राइमरी सेक्टर बूस्ट हुआ तो सेकेंडरी सेक्टर बूस्ट हुआ, सेकेंडरी सेक्टर बूस्ट हुआ तो टर्सरी सेक्टर बूस्ट हुआ। और जब ये तीनों सेक्टर बूस्ट होंगे तो हमारा जो जीडीपी, जो हम जितना प्रोडक्शन कर रहे थे पहले बहुत कम कर रहे थे, वो 2011-12 आते आते हम लोग अप्रॉक्सीमेटली इंडियन जीडीपी हमारा 60% तक बढ़ चुका था। मतलब जितना हम चीज़ों को पैदा कर रहे थे 2011-12 आते आते हम लोग उतने सामानों का 60% और ज़्यादा पैदा करने लगे। क्लियर? समझ में आया? चलिए, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्सरी सेक्टर्स इन प्रोडक्शन। ठीक है ना? इसको राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्सरी in production।
ध्यान से सुनिएगा। जो हमारा अगला टॉपिक है उसका नाम है राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्सरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को इन्हेंस करने के लिए टर्सरी सेक्टर्स के रोल के बारे में और ये किस तरीके से टर्सरी सेक्टर बूस्ट किया उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्लियर है। शुरू में हमारे देश में प्राइमरी सेक्टर्स पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था। हमारे गांधी जी व लोगों ने भी बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था कि अगर कोई देश तरक्की कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेक्टर को बूस्ट करके ही किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा भी है कि चाइना वगैरह में शुरू में उसने प्राइमरी सेक्टर पर ही तवज्जो दी, जिसकी वजह से वहाँ पे आज देख रहे हैं वो इतना ज़्यादा इकोनॉमी GDP में इतना ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंस रोल है। क्लियर है। लेकिन हमारे इंडिया में क्या हुआ, हमारे इंडिया में शुरू में तो प्राइमरी सेक्टर्स को देखा गया, लेकिन हमारे वहाँ प्राइमरी सेक्टर को छोड़ करके अचानक से हम लोग टर्सरी सेक्टर पे चले गए। सेकेंडरी सेक्टर को हमने बीच में छोड़ दिया, जिसकी वजह से हमारा देश क्या होगा, तरक्की तो किया, ग्रोथ तो किया, बट उतना तेज नहीं किया शायद जितना उसे करना चाहिए था। क्लियर है। तो ये यहाँ पे ये बताने की कोशिश किया जा रहा है कि हमारे टर्सरी सेक्टर का आपके प्रोडक्शन को किस तरीके से टर्सरी सेक्टर को बूस्ट करने में हेल्पफुल हुआ। ध्यान से सुनिएगा। एक में आपके NCERT का ये डायग्राम है, उसे आप ध्यान से देखिएगा। इसमें आप देख रहे हैं कि हमारा जो 1973 में जो हमारा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर का जो अर्निंग था वो दिखा रहा है। आप देखेंगे कि हमारा प्राइमरी सेक्टर जो है, ये वाला हमारा सेक्टर, ध्यान से देखिएगा, ये वाला हमारा प्राइमरी सेक्टर है और इसका जो इम्पोर्टेंट रोल था वो आपके टर्सरी सेक्टर के नियर अबाउट सेम ही था। क्लियर है। लेकिन जैसे ही 2013 आया, हमारा प्राइमरी सेक्टर बूस्ट तो किया, बट उतना बूस्ट नहीं किया जितना हमारा टर्सरी सेक्टर बूस्ट कर दिया। और ऐसा क्या हुआ कि हमारे GDP में जो प्राइमरी सेक्टर्स का जो इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा था वो अचानक से टर्सरी सेक्टर्स की तरफ हम लोग मूव हो गए। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। देखिए, जब देश हमारा आज़ाद हुआ ना तो हमारे देश में गरीबी बहुत ज़्यादा थी और पैसा थोड़ा बहुत अगर किसी के पास था ना तो वो गवर्नमेंट के पास था। गवर्नमेंट क्या चाहती थी, गवर्नमेंट सबसे पहले ये चाहती थी कि हम अपने लोगों के बेसिक नीड्स को फुलफिल करें। अब उस समय का बेसिक नीड्स क्या था, खाना था, क्लियर है, हॉस्पिटल थे, एजुकेशन, आप देखेंगे इन सारे सेक्टर इम्प्लीमेंट किया जिस सेक्टर को मैन्युफैक्चर किया। अगर सरकार हो सकता था, अगर सरकार प्राइमरी सेक्टर को बूस्ट करती, एग्रीकल्चर को और ज़्यादा सरप्लस पैदा करने के लिए नए नए ट्रैक्टर, नए नए ट्रालियाँ वगैरह लेकर के आती, तो शायद हमारा प्राइमरी सेक्टर आज जितना है उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा होता। लेकिन चूंकि आज़ादी के बाद सरकार ने इन्हीं सारी चीज़ों पे फोकस किया, इस वजह से ये सेक्टर्स जो हैं बूस्ट करने लगे और आज तक बूस्ट करते जा रहे हैं। क्लियर है। अब जैसा पेड़ आप लगाएंगे वैसा ही तो वो फल खाएंगे आप। ये पहला रीजन था आपका, बिकॉज द गवर्नमेंट had the money and the government wanted to fulfill the basic need of the people. That's why he implement his money, he invest his money in these kind of the things. Clear है। दूसरा रीजन आप क्या बता सकते हैं कि क्यों हमारा टर्सरी सेक्टर प्रोडक्शन में इतना ज़्यादा, मैंने आपसे बताया गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर, फूड पे एग्रीकल्चर को बूस्ट किया और इसके अलावा इन सारी चीज़ों को बूस्ट किया। क्लियर है। अब एग्रीकल्चर जब बूस्ट हुआ ना तो इसके लिए आपको, जब एग्रीकल्चर बूस्ट हुआ तो इसमें सरप्लस अमाउंट में आपके प्रोडक्शन होने लगे। जब सरप्लस अमाउंट में प्रोडक्शन होने लगा तो गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टोरेज होने लगा, यानी ये भी आपके फिर से टर्सरी सेक्टर्स में आने लगे।
यानी गवर्नमेंट ने ये नहीं किया कि हम सेकेंडरी सेक्टर के लिए बेकरी वगैरह बनाए, यानी कोई अगर बेरोजगार है, अगर उसके पास कोई हुनर है तो उन्हें अगर उसे लिए हम बेकरी वगैरह का फॉर्मेशन कर दें कि अपने सामान को खरीदने के लिए सब्सिडी दे देंगे, इस तरह की उसने स्कीम नहीं चलाई। उसने क्या किया, जो ह्यूज अमाउंट में अनाज पैदा हो रहा था ना, उसको क्या किया, उसने कोल्ड स्टोरेज वगैरह बनाने शुरू कर दिए। ये भी एक तरह से टर्सरी सेक्टर की है। यानी आप देख रहे हैं सरकार के पास पैसा तो है, बट वो इन्वेस्ट कहाँ कर रही, प्राइमरी और टर्सरी सेक्टर में। ज्यादा टर्सरी सेक्टर फिर से बूस्ट किया। क्लियर है? थर्ड वाला पॉइंट सुनिए, जब ये सेक्टर्स बूस्ट किए ना, जैसे प्राइमरी सेक्टर्स को गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले रखा था, अब लोग क्या किए, हेल्थ अच्छी होने लगी, काम पे जाने लगे, अगर थोड़ा बहुत काम करते भी थे, जिसकी वजह से इनके अर्निंग में क्या हुआ, बढ़ोतरी हुआ। इसके अलावा जो एजुकेटेड लोग हैं, स्कूल वगैरह के लोग, उनकी अर्निंग में बढ़ोतरी हुई। जो फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहे थे, उनकी अर्निंग में बढ़ोतरी हुई। जब इनके अर्निंग ग्रो किए ना, तो ये लोग डिमांड करने लगे अपने इंटरटेनमेंट के लिए। अरे हम लोग इतना काम करते हैं, कोई हमारे लिए इंटरटेनमेंट का कोई जरिया नहीं है, सरकार को चाहिए कुछ इंटरटेनमेंट का थोड़ा व्यवस्था वगैरह करें। सरकार खुश हो गई, सरकार ने सिनेमा हॉल वगैरह बनाने शुरू कर दिए। ये भी आपका टर्सरी सेक्टर है। यानी जो गवर्नमेंट अपना पैसे का इन्वेस्टमेंट कर रही थी ना, वो ज्यादा से ज्यादा टर्सरी सेक्टर्स में कर रही थी। अब जिस सेक्टर्स में आप पैसा लगाएंगे, जाहिर सी बात है वही सेक्टर न बूस्ट करेगा। तो इसी वजह से आप देख रहे हैं कि हमारा टर्सरी सेक्टर इतना तेज ग्रोथ किया। जो हमारा 19 ग्राफ देखिए, जो हमारा 1972, 73, 74 में इतना था, वो 2013-14 आते आते इतना ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि सरकार ने इस समय या इससे पहले इसी सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो जाहिर सी बात है ये लोग ग्रोथ करेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। के पास पैसा हुआ ना, वो लोग डिमांड करने लगे कि हमारे बच्चे एजुकेटेड हो जाएं, पढ़ लिख लें। क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, जब हो सकता था उनके पास जब पैसा आया होगा तो वो एक जगह देश से दूसरे देश में ट्रेवल किए होंगे, वहाँ पे एटमॉस्फेयर देखे होंगे कि किस तरह का वहाँ का बिहेवियर है, किस तरह का वहाँ का कल्चर है। और वो जब इंडिया में वापस आए होंगे तो देखे होंगे कि हमारे बच्चे तो वैसे कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने एजुकेशन का डिमांड किया होगा। जब एजुकेट हो गए होंगे लोग, पढ़ लिख लिए होंगे, तो ये लोग नए नए चीजों का इन्वेंशन करना शुरू कर दिया होगा। और जो इन्वेंशन हो रहे थे ना, वो टर्सरी सेक्टर्स में हो रहे थे। इसी वजह से हमारा टर्सरी सेक्टर इतना ज्यादा बूस्ट किया कंपेयरिंग टू अदर टू सेक्टर्स। ठीक है ना? अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेयर आर द मोस्ट ऑफ द पीपल आर एम्प्लॉयड। आपके देश में ज्यादा से ज्यादा लोग किस सेक्टर्स में एम्प्लॉयड हैं? तो ये ग्राफ यहाँ से देखिएगा। शुरू में हमारे देश में लोग जिस सेक्टर में एम्प्लॉयड थे वो था हमारा प्राइमरी सेक्टर। क्लियर है? लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो एम्प्लॉयमेंट जो था अचानक से प्राइमरी सेक्टर से शिफ्ट होकर के टर्सरी सेक्टर्स में जाने लगा। यानी शुरू में जो लोग प्राइमरी सेक्टर्स में काम करते थे वो लोग, हो सकता है कुछ लोग वहाँ अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए होंगे, पढ़ा लिखा कर वो लोग अपने बच्चे को अच्छा इंसान बनाए होंगे, वो लोग एजुकेट हो गए होंगे, और वो लोग खेतों में काम न करके ऐसे जगह पे काम करना पसंद करते हैं जिसमें टेबल चेयर वगैरह मिलता हो। तो इस वजह से वो लोग टर्सरी सेक्टर की तरफ मूव कर गए। इसी वजह से आप देखेंगे कि हमारे वहाँ आज भी लोग ज्यादा से ज्यादा टर्सरी सेक्टर्स में वर्क एम्प्लॉयड हैं। क्लियर है? अब बात आती है, मैंने आपसे बताया कि हमारा जो टर्सरी सेक्टर है इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है, प्राइमरी सेक्टर में भी ज्यादा से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है। बट ये लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन में अपना इम्प्लीमेंटेशन देते हैं, अपना योगदान देते हैं। बट प्राइमरी सेक्टर के जो लोग हैं ना, वो लोग प्रोडक्शन को बढ़ाने में काम नहीं देते हैं। कैसे काम नहीं देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सपोज कर लीजिए ये क्या है, एक छोटा सा खेत का हिस्सा है। यहाँ पे फैमिली के जितने मेंबर हैं ना, सारे लोग इसी के 10 मेंबर हैं, 10 लोग इसी खेत में काम करते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर इसमें से जो काम करने की जरूरत है लोगों की, वो सिर्फ 5 लोगों की है। क्योंकि 5 लोगों की ही जरूरत है, फिर भी इसमें 10 लोग काम कर रहे हैं। यानी कि काम करने वाले लोगों की संख्या तो ज्यादा है, बट इनका प्रोडक्शन उतना ही रह रहा है। भले से 10 लोग काम करे, 20 लोग काम करे, 30 लोग काम कर रहे हैं। क्लियर है?
तो इस तरीके के बेसिस को हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट से। ध्यान से सुनिएगा, अब हमारा टॉपिक आने जा रहा है अनएम्प्लॉयमेंट से, यानी ऐसे लोग जो क्या है, जो लोग प्रोडक्शन में अपना योगदान नहीं दे पाते हैं, उन्हें बोला जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर है? इसका एक पर्टिकुलर डिफिनीशन भी होता है, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। पहले ये बात समझने की कोशिश कीजिए, मैंने बोला आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टर्सरी सेक्टर से बिलोंग कर रहे हैं, बट प्राइमरी सेक्टर्स में भी लोग ह्यूज अमाउंट में हैं, लेकिन ये प्रोडक्शन में अपना इम्प्लीमेंटेशन नहीं दे पा रहे हैं। प्रोडक्शन में अपना इम्प्लीमेंटेशन न देने का मतलब ये है कि ये लोग इकोनॉमी को बूस्ट करने में किसी भी तरीके का योगदान हेल्पफुल नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हेल्पफुल हो रहे हैं? क्योंकि इनका छोटा सा खेत है, जितने लोग घर के हैं वो सारे लोग इसी खेत में काम कर रहे हैं, बट खेत की ज़रूरत तो रिक्वायरमेंट तो सिर्फ 5 लोगों की है। फिर 10 लोग आ जाएं, 20 लोग आ जाएं, अब ये इससे ज़्यादा 20 किलो गेहूं से ज़्यादा ये पैदा नहीं कर पाएंगे, चाहे वो 100 लोग भी इसमें काम करें तो भी। तो जो एक्स्ट्रा लोग हैं ना, जैसे 5 लोग मिलकर के 20 किलो गेहूं पैदा कर रहे हैं और 10 लोग मिलकर के भी गेहूं 20 किलो पैदा कर रहे हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा 5 लोग हैं, ये लोग अनएम्प्लॉयड हैं। अब किस तरीके के एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयमेंट होती क्या है, इसके बारे में सुनिए। आपके चैप्टर में, आपके बुक में 2 ही तरह के एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया गया, उसी को बताने की कोशिश करूंगा। ध्यान सुनिएगा। पहले एम्प्लॉयमेंट के बारे में सुनते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, क्लियर है? ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई ऐसा पर्सन ए है जो काम करना चाहता है, ही वांट टू वर्क, और किस पे काम करना चाहता है, जो गवर्नमेंट ने वेजेस डिसाइड किया हुआ है उसी वेजेस पे, आपसे एक्स्ट्रा नहीं मांग रहा है। ये कोई पर्सन है, ये काम करना चाहता है और उसी वेजेस पे काम करना चाहता है जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। ऐसा नहीं डिमांड कर रहा है कि मुझे जितना गवर्नमेंट ने डिसाइड किया उससे ज्यादा मुझे चाहिए, सब डिमांड नहीं कर रहा है। फिर भी वो क्या है, उसे रोजगार नहीं मिल रहा है, तो ऐसे पर्सन को क्या बोला जाएगा, अनएम्प्लॉयड बोला जाएगा, और इस प्रोसेस को बोला जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर है? समझ में आया? फिर से सुन लीजिए। मैंने बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि ये कोई पर्सन है जो काम तो करना चाहता है और गिवन सैलरी पे, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड की है उसी सैलरी पे काम करना चाहता है, फिर भी उसे अगर रोजगार नहीं मिल रहा है, तो ऐसे पर्सन को अनएम्प्लॉयड पर्सन कहा जाता है और इस प्रोसेस को अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। क्लियर है? अनएम्प्लॉयड को कैटेगराइज अगर किया जाए तो 2 तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट आपके बुक में दे रखा है। पहला आपका, ध्यान से सुनिएगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट या फिर डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। दूसरा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को ध्यान से सुनिएगा। अभी मैंने इसका एग्जांपल दिया। सपोज कर लीजिए कि ये आपका खेत है जहाँ पे जिसकी प्रोडक्टिविटी है कि 20 किलो गेहूं ग्रो कर सकता है, 5 लोग इसे मिल करके 20 किलो गेहूं ग्रो कर पाते हैं। इसमें से कुछ लोग क्या आते हैं कि शहर से आए और कहें कि यार मेरी नौकरी शहर से छूट गई है, यही खेतों में काम कर लूँ क्या? बोलते हैं कर लो, क्या करोगे, खाने पीने के लिए कुछ तो चाहिए। 5 लोग और ऐड हो गए, 10 लोग ऐड हो गए, फिर भी ये प्रोडक्शन जो है 20 किलो का रह गया। तो ये जो 5 लोग एक्स्ट्रा है ना, ये लोग क्या कहलाएंगे, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएंगे या अंडर एम्प्लॉयमेंट कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी वजह से इनका जो प्रोडक्शन था वो तो नहीं बढ़ा, बट इनकी क्या हुई, एक तरह से बेरोजगारी बढ़ गई। मतलब कि सपोज कर लीजिए अगर 20 किलो गेहूं बेच करके ये 100 रुपए कमाते थे, जो 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता था इक्वली, 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए, अब ये बट करके 10 लोगों में डिवाइड होगा और सबको 10-10 रुपए मिलेगा। यानी जो प्रोडक्शन बढ़ाना था वो न बढ़ा करके प्रोडक्शन को इन्होंने डाउन कर दिया। यानी इकोनॉमी एक्टिविटीज जो थी, जो जीडीपी का ये लोग योगदान देने वाले थे, वो लोग डाउन कर दिए। इसी वजह से इन्हें अनएम्प्लॉयमेंट बोला गया। क्लियर है? सीजनल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि जब कोई पर्सन एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या होता है, बेरोजगार हो जाता है, तो उसे बोला जाता है क्या, सीजनल एम्प्लॉयमेंट। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है एग्रीकल्चर लोग, जो फार्मर लोग होते हैं, वो लोग, आपको पता है हमारे वहाँ जो किसानी होती है वो मानसून बेस्ड होती है। अब जब किसानी मानसून बेस्ड होती है तो जो लोग किसान होते हैं वो लोग सीजन का इंतजार करते हैं कि सीजन आएगा, उस वक्त हम अपने खेतों में जाएंगे और गेहूं पैदा करेंगे, चावल पैदा करेंगे।
और सीजन का जिस पीरियड में वो इंतजार कर रहे थे, जब तक इंतजार करते हैं जब तक कोई काम नहीं होता है, तो उस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, उस टाइम को वो लोग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। इसके अलावा एक और एग्जांपल है थोड़ा सा कि सपोज करिए ये कोई पर्सन है, ये किसी कंपनी में काम कर रहा है। अब क्या है, इसने क्या किया, कंपनी से झगड़ा हो गया और इसने क्या किया, रिजाइन दे दिया। रिजाइन देने के बाद ये वापस आया और जॉब जब तक ढूंढ रहा है तो वो पीरियड उसके लिए सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। क्लियर है? चलिए अगला टॉपिक है आपका हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट या जॉब। आप सपोज कर लीजिए आप आगे चल करके आप लोगों में से कोई विधायक बन गए, कोई नेताजी बन गए, एमएलए बन गए, एमपी बन गए, तो वो सबसे पहले लोग क्या मांगते हैं, जॉब्स ही तो मांगते हैं। तो आप क्या करेंगे कि लोगों को जॉब्स मिल जाए ताकि एम्प्लॉयमेंट अच्छा रहे, ताकि कि जीडीपी अच्छा रहे, ताकि कि हमारा देश ग्रोथ करे। आप क्या करेंगे ऐसी चीजें? क्लियर है? तो एज अ सरकार, एज अ गवर्नमेंटल बॉडी आपको क्या करना होगा, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने के लिए आप अपने पैसों को इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कीजिए, डैम्स का फॉर्मेशन कीजिए। क्लियर है? इंफ्रास्ट्रक्चर डैम्स वगैरह का फॉर्मेशन करने का मतलब क्या, सपोज कर लीजिए आपने डैम्स का फॉर्मेशन करने के लिए टेंडर पास करवाया, ठीक है ना। अब टेंडर जब पास होगा, डैम का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा, तो इसमें लोग रोजगार पाएंगे, पैसे अर्न होगा, देश ग्रोथ करेगा, क्योंकि इस पैसे को पा करके ये लोग कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, वो लोग कहीं और, वो लोग कहीं और, वो लोग कहीं और, इस तरह से एक चैन स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा जब डैम बन जाएगा तो उसके आसपास के लोगों के लिए ये एक तरह से और भी तरीके के अर्निंग का जरिया बन जाएगा। कैसे अर्निंग का जरिया बन जाएगा? हो सकता है कि वहाँ के आसपास के जो गाँव वाले हैं वो लोग उसमें फिशिंग वगैरह करने लगे, तो उन्हें भी रोजगार मिल गया। उसके अलावा अगर डैम बहुत खूबसूरत बन गया तो उस पे वहाँ पे आप टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। अब जब टूरिज्म को बढ़ावा देंगे तो लोग दूर दराज से आएंगे और आपके वहाँ छोटे मोटे जो दुकानें होंगे वहाँ से सामान खरीदेंगे, इन लोगों को भी रोजगार मिल गया। इसी वजह से गवर्नमेंट को चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करें। इसके अलावा एमजी नरेगा में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। सरकार गारंटी दे कि इतने दिनों तक आपको, 100 दिनों तक, 120 दिनों तक आपको काम करवाए। क्लियर है? समझ में आ रहा है कैसे आपको रोजगार जनरेट कर सकते हैं? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका मैं नोट्स पूरा भेज दूंगा कि जितने ज़्यादा पॉइंट आपको, ये लॉन्ग में क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, ये लॉन्ग में क्वेश्चन आता है, 5 पॉइंट एटलीस्ट आपको लिखने होंगे। क्लियर है? मैं 5 पॉइंट 6 पॉइंट आपको भेज दूंगा नोट्स में, आप डोंट वरी। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा, मैंने आपको बताया था, आपको अभी आपको पीछे वाले एकदम शुरू में मैंने आपको बताया कि हमारे वहाँ सेक्टर्स डिवाइडेड, यानी जो भी काम होता है आप उसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ठीक है? अब इन तीनों सेक्टर को ना 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इन्हें बोला जाता है ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड। ध्यान से सुनिएगा, इन्हें बोला जाता है ऑर्गेनाइज्ड या फिर अनऑर्गेनाइज्ड। जो भी आप काम सोचिए। क्लियर है? अब आप जो लोग भी काम कर रहे हैं, आपको ये देखना होगा जो काम हो रहा है वो किस सेक्टर्स में हो रहा है, और ये जो काम करने वाला बंदा है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम कर रहा है या अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम कर रहा है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स किसे बोलते हैं? देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू इसको पहले समझते हैं। सपोज कर लीजिए ये कोई पर्सन है, ये क्या करता है, कहीं पे काम करता है और ये सुबह 7 बजे जाता है और 5 बजे घर आ जाता है। क्लियर है? इसको क्या मिलता है, 7 बजे घर से निकलता है, 5 बजे घर वापस आ जाता है। इसको क्या मिलता है, टाइम पे इसको सैलरी मिल जाती है। इसके अलावा ये जो फैक्ट्री वाले लोग हैं ना, इसको क्या देते हैं, इसको देते हैं कि अगर तुम बीमार पड़े ना तो हम तुम्हारे इतने रुपए तक का इलाज करवा देंगे। क्लियर है? इसके अलावा इन्हें ट्रांसपोर्ट देते हैं कि तुम्हें आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? टाइम पे इन्हें सैलरी मिल जाता है, यानी कि हर एक चीज एक प्रॉपर वे में चल रही है। क्लियर है? दूसरा, वहीं पे कोई बंदा है बी, इसे क्या है, इसका कोई टाइम नहीं है, मालिक जब मन करे तब बुला जाता है, मतलब कि कोई भी टाइम नहीं है, टाइम इसके पास कोई नियमित नहीं है। दूसरा क्या है, इसे क्या है, न इसे किसी तरीके का इंश्योरेंस मिला हुआ है, न ही किसी चीज का गारंटी मिला हुआ है, न इसके पास जो काम है
वो क्या है, गारंटीड काम है। मालिक कभी भी चाहे इसको निकाल सकता है, फायर कर सकता है। इसके अलावा ये पैदल अपने घर से जाता है या फिर ऑटो लेकर के जाता है या साइकिल से जाता है। दोनों को मैंने कंपैरिजन किया, यानी एक में आपका टाइम रेगुलर है, आपको रोजगार की गारंटी है कि आपको इतने टाइम से पहले नहीं निकाला जा सकता है वगैरह वगैरह। क्लियर है? तो जो ये सारी गारंटी जहाँ पे फुलफिल हो रही है ना, उसे ऑर्गेनाइज सेक्टर से बोला जाता है, और जहाँ पे ये सारी गारंटी फुलफिल नहीं होती है उसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बोला जाता है। इसका एक सिंपल सा डिफिनेशन ये भी लिख सकते हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर्स आर दोज सेक्टर विच आर रजिस्टर्ड अंडर द गवर्नमेंट। यानी कि जो भी सेक्टर गवर्नमेंट के अंडर में रजिस्टर हैं कंपनी एक्ट के थ्रू, उसे बोला जाता है ऑर्गेनाइज सेक्टर। और जो कंपनी एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड नहीं है, जिनका कोई अता पता नहीं है, उसे बोला जाता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। क्लियर है? समझ में आया? चलिए, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अगर डिफरेंस में एक बात यह है तो इस ऑर्गेनाइज सेक्टर से जो होता है इसमें फिक्स वेजेस होते हैं, सैलरी आपकी फिक्स होती है, घंटे आपके कितने घंटे काम कराने वो फिक्स होता है, आपको एम्प्लॉयमेंट का सिक्योरिटी मिलता है कि जब तक आप कोई गलत काम नहीं करेंगे आपको निकाला नहीं जाएगा, और निकाला भी जाएगा तो आपको पहले प्रायर नोटिस देनी होगी। अदर फैसिलिटीज इसे दिया जाता है, क्या फैसिलिटीज? मेडिकल गारंटी वगैरह, पेंशन का, पीएफ का, ये सारी चीजें इसे दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे टाइम, वर्किंग आवर्स कोई भी फिक्स नहीं होता है, जब चाहे तब मालिक बुला लेता है इसे, कोई भी मिनिमम सैलरी डिसाइड नहीं होती है। आप गए उसके पास, हाँ मालिक ये क्या है, ये मैं ईट अगर आपके छत पे चढ़ा दूँ तो आप मुझे 300 रुपये दे देंगे? नहीं, 300 रुपये नहीं देंगे, 200 रुपये दे देंगे। कह रहा है ठीक है चलिए 200 रुपये दे दीजिए। मतलब इसमें कोई फिक्स नहीं है आपको कितनी सैलरी मिलेगी। एम्प्लॉयमेंट कोई सिक्योर नहीं है। आप परचून की दुकान पे काम कर रहे हैं, मालिक आया गुस्से में और कहा आज से तुम मेरी दुकान पे नहीं आओगे, खत्म, फायर हो गया। क्लियर है? यानी अगर ये ऑर्गेनाइज सेक्टर होता और ये मालिक आपको फायर नहीं कर सकता था, ऑर्गेनाइज सेक्टर होता अगर फायर भी करता तो आप चाहें तो कोर्ट में अर्जी दे सकते हैं कि बिना किसी प्रायर नोटिस के या बिना किसी वजह के इसने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है। यहाँ पे ना वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं होती है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में, जैसे बहुत सारे लोग कूड़ा करकट बीनने वाले, चुनने वाले लोग होते हैं, तो क्या इनकी वर्किंग कंडीशन अच्छी होती है? क्या बिल्कुल नहीं अच्छी होती है। लेकिन वहीं पे ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में एसी में काम करने को मिलता है। क्लियर है? तो ये होता है आपका ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। क्लियर है? अगला टॉपिक है हमारा सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप। सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको बताया जो भी सेक्टर्स होते हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड हैं। उन 3 कैटेगरीज को अगर कलेक्शन किया जाए तो वो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में डिवाइडेड है। और जो अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं ना, वो भी 2 तरीके के होते हैं। एक होता है प्राइवेट सेक्टर्स, एक होता है पब्लिक सेक्टर्स। क्लियर? यानी जो तीनों सेक्टर्स आपके थे ना, उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर्स में। पब्लिक सेक्टर्स क्या होते हैं? पब्लिक सेक्टर्स आर दोज सेक्टर विच आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। अगर पब्लिक सेक्टर्स की डिफिनेशन की बात किया जाए तो पब्लिक सेक्टर्स आर दोज सेक्टर विच आर गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट या रन बाय द गवर्नमेंट। एग्जाम्पल के थ्रू आप कह सकते हैं रेलवे हो गया, आपका कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी का नाम ले लीजिए। ठीक है। प्राइवेट सेक्टर से क्या होते हैं? प्राइवेट सेक्टर्स आर दो सेक्टर विच आर रन बाय द इंडिविजुअल। यानी अगर कोई इकलौता मालिक है, जैसे रिलायंस हो गया, आपके अंबानी आपके और आपके टाटा, रतन टाटा जी, ये सारे लोग क्या है, ये प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करते हैं। यानी इस पे इनका इंडिविजुअल राइट्स होता है। अगर ये चाहे तो आपको अपनी प्रॉपर्टी में घुसने नहीं दे सकते हैं। बट गवर्नमेंट सेक्टर्स क्या होते हैं? गवर्नमेंट सेक्टर्स वो सेक्टर होते हैं जिन्हें सरकारें चलाती हैं। क्लियर है? दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों में डिफरेंस होता है कि अगर पब्लिक सेक्टर्स की बात करें तो इसका मेन एम होता है कि ये वेलफेयर के लिए काम करते हैं। इनका मेन मोटिव होता है कि ये क्या करेंगे, लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे। इसको मैनेज और जो कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट करती है। इसमें
जितनी भी ज़रूरी फैसिलिटीज़ होती हैं वो गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करता है। क्लियर है। एम्प्लॉयमेंट जो होती है इसमें सिक्योर्ड होती है। अगर कोई पब्लिक सेक्टर में रोजगार मिल गया तो सबको पता है कि वो सिक्योर हो जाता है। क्लियर है, जब तक वो कोई गलत काम ना करे। 60 एज रिटायरमेंट होती है, 61, 60 ऐसे। क्लियर है। फिक्स वेजेस, फिक्स सैलरी, ये सब कुछ होता है। आपको पीएफ मिलेगा एग्जैक्टर, जो मैंने अभी उससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा है, वो सारी फैसिलिटीज इसमें मिलेंगी क्योंकि ये ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आ जाता है। क्लियर है। प्राइवेट सेक्टर्स क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर्स में वो सेक्टर्स होते हैं जिसका मेन मोटिव क्या होता है? टू अर्न द प्रॉफिट। वेलफेयर के लिए काम नहीं करता है। आप जहाँ पे फायदा है वहाँ पे काम करेगा। कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय द इंडिविजुअल। इस पे कोई एक पर्सन मालिक होता है, वही इसको सब कुछ कंट्रोल करता है। जैसे आपने एक परचून की दुकान लगा रखी है तो आप मालिक हैं उसके। प्राइवेट सेक्टर में आया। क्लियर है। अब ये परचून की दुकान है, अगर आपने इसे क्या कर दिया, इसे आपने गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर्ड कर लिया, गवर्नमेंट की तरफ रजिस्टर कर लिया तो ये आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर बन गया। अगर नहीं रजिस्टर किया तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स बन गया। क्लियर है। ऑल फैसिलिटी, जो भी फैसिलिटी आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत है वो आपको इंडिविजुअल देगा। गवर्नमेंट आपको नहीं आकर के देगा कि आप यहाँ पे इस कंपनी में काम कर रहे हैं, हम आपको क्या करेंगे, आज से आप आने जाने का किराया आपके लिए फ्री है। दोनों चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। इसके अलावा इसमें क्या होते हैं, जो सेक्टर्स के जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको यहाँ के जो इंडिविजुअल्स होते हैं तरह तरह के फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है। चलिए, ये टॉपिक खत्म हो गया। बट एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, क्योंकि मतलब कभी कभी क्या होता है ना, पीछे का जो सिलेबस खत्म कर दिया देता है बोर्ड, उसमें से कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है, अच्छा टॉपिक होता है तो। जैसे हमारे वहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फार्मिंग का, तो क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम फेस बाय द फार्मिंग सेक्टर। क्लियर है। वैसे मैं नोट्स में दे दूंगा, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहला प्रॉब्लम्स हमारे वहाँ फेस किया जाता है आपके फार्मिंग सेक्टर से, अनइरीगेटेड लैंड। हमारे वहाँ ना अनइरीगेटेड लैंड बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करे ताकि ये प्रोडक्शन में योगदान दे सकें। गवर्नमेंट क्या करे, इनके वहाँ ना कोई मतलब कभी जो भी प्रोडक्शन होता है, कभी प्याज पैदा किया तो 20 रुपये किलो बिक रहा है, कभी 30 रुपये, कभी 100 रुपये, कभी 15 रुपये। क्लियर। मतलब कि यहाँ पे ना इनका कोई सोर्स ऑफ इनकम का कोई तय नहीं होता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके लिए एक हर एक चीज़ का एक, जैसे आप कोई भी सामान खरीदते हैं, अगर वो फैक्ट्री में बनता है, माचिस भी खरीदते हैं तो उस पर फिक्स प्राइस होता है। क्लियर है। उसी तरह से इनके सामान को पहले ही गवर्नमेंट को चाहिए डिसाइड कर लें। इसके अलावा जो हमारे इंडिया में किसान है ना, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है। एम्प्लॉयमेंट में ये अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। सरकार को क्या चाहिए कि जिस दौरान ये अनएम्प्लॉयड है उनके लिए कोई नए रोजगार की व्यवस्था करें। क्लियर है। यानी नो जॉब इन द ऑफ सीजन, कंप्लीट टू द सेल देयर ग्रेन टू द लोकल। गवर्नमेंट को चाहिए कि जैसे ही इनकी फसल पक जाए वो क्या करे, वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को बेचने में इनकी हेल्प। क्लियर। मीडिएटर का रूल प्ले करें। हमारा टॉपिक ये था, हमारा इकोनॉमिक्स का होगा, तो आप इसमें मुझे मैसेज कर दीजिएगा, के लिए अलग से वीडियो बना करके अपलोड। क्लियर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर भी कर दीजिए।